बनारस के कोरोना योद्धाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा संवाद। प्रधानमंत्री मोदी ने की डॉक्टरों और फ्रंटलाइन वर्कर की तारीफ। कहा जहां बीमार वहां उपचार। तरुण तेजपाल को रेप केस में किया गया बरी। गोवा की सत्र अदालत ने सुनाया फैसला। तरुण तेजपाल पर 2013 में लगाया गया था रेप का आरोप। यूपी में ब्लैक फंगस महामारी घोषित। यूपी में ब्लैक फंगस के करीब 150 मामले आ चुके हैं सामने। सबसे ज्यादा लखनऊ और मेरठ ब्लैक फंगस से प्रभावित। और अब किसान अपनी लड़ाई को वर्चुअल करने की तैयारी में। किसान संगठन कर चुके कई बैठकें। किसान आंदोलन में कोरोना की एंट्री ने बढ़ाई चिंता। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। एक और जहां भारत सरकार कह रही है कि चीन के साथ संबंध चौराहे पर है, वहीं दूसरी ओर चीन ने अरुणाचल के साथ लगती सीमा के पास ब्रह्मपुत्र घाटी से गुजरने वाले अहम हाईवे का निर्माण पूरा कर लिया है। यानी कि चीन ने एक ऐसी सड़क बना ली है जो भारतीय सीमा के पास खत्म होती है। यारलुंग जंगवो विशाल घाटी के जरिए गुजरने वाले हाईवे का निर्माण 31 करोड़ की लागत से किया गया है। यारलुंग जंगवो को दुनिया की सबसे गहरी घाटी के तौर पर जाना जाता है और इसकी अधिकतम जो ऊंचाई है वो 6000 से ज्यादा मीटर है। आपको बता दें, दरअसल ये जो निर्माण है जो हुआ था वो जगह एक भारतीय गांव बिशिंग के पास है। बिशिंग अरुणाचल के अपर सियांग जिले में है, जो कि गोलिंग सर्कल का हिस्सा है और ये भारत चीन के बीच एलएसी यानी मैकमोहन लाइन को छूता है। दरअसल चीन मैकमोहन लाइन को मान्यता नहीं देता। चीन दावा करता है कि अरुणाचल प्रदेश दक्षिण तिब्बत का हिस्सा है और इस दावे को भारत खारिज करता है। ये मैडॉक से गुजरने वाला दूसरा अहम रास्ता है। और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अगले हफ्ते 24 मई को अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। एस जयशंकर का ये दौरा 4 दिन का होगा। जयशंकर 24 मई को अमेरिका के लिए रवाना होंगे और 28 मई को लौटेंगे। शुक्रवार को विदेश मंत्रालय की ओर से ये जानकारी दी गई। जानकारी के मुताबिक कोरोना संकट, वैक्सीन समेत दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर इस दौरे के दौरान चर्चा हो सकती है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसी महीने ब्रिटेन का दौरा भी किया है। तो G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 3 मई को जयशंकर लंदन पहुंचे थे। G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के बाद एस जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। बैठक में कोरोना संकट समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। उधर तहलका पत्रिका के पूर्व एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल को यौन शोषण के मामले में बरी कर दिया गया है। तरुण तेजपाल पर पिछले 8 साल से मामला चल रहा है। उन पर अपनी सहकर्मी के साथ लिफ्ट में यौन शोषण का आरोप लगा था। तरुण तेजपाल मई 2014 से जमानत पर बाहर हैं। आपको बता दें कि एक महिला ने तरुण तेजपाल पर नवंबर 2013 को गोवा के एक 5 स्टार होटल में लिफ्ट के अंदर रेप करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद 30 नवंबर 2013 को उन्हें गिरफ्तार किया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। वहीं मामले की कार्रवाई करते हुए गोवा पुलिस ने फरवरी 2014 में उनके खिलाफ 2846 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी। And today's Honorable Sessions Court acquitted him from all the sections like Section 341, 342, 376, 376-2 and 354A, B, everything from all the offenses. Acquitted, yeah. So, detailed order has not been given yet. November 2013, I was falsely accused of sexual assault by a colleague. Today, the Honorable Trial Court of Additional Sessions Judge Shama Joshi in Goa has honorably acquitted me. In an awfully vitiated age where ordinary courage has become rare, I thank her for standing by the truth. The past 7.5 years have been traumatic.
देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 30वीं पुण्यतिथि और इस मौके पर तमाम राजनीतिक दल राजनेता राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से नेताओं की ओर से राजीव गांधी को याद किया गया और वहीं कांग्रेस ने इस दिन को सेवा और सद्भावना के रूप में मनाने का फैसला किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। राहुल गांधी ने राजीव गांधी की एक तस्वीर साझा की और लिखा कि सत्य, करुणा, प्रगति। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अपने पिता को श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने राजीव गांधी की एक तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं, दया से बड़ा कोई साहस नहीं, करुणा से बड़ी कोई शक्ति नहीं और विनम्रता से बड़ा कोई गुरु नहीं। तो आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई 1991 में एक बम धमाके में मौत हो गई थी। लिट्टे के उग्रवादियों ने तमिलनाडु के श्री पेरम्बतूर में चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी पर आत्मघाती हमला किया, जिसमें उनकी जान चली गई थी। वहीं नारदा स्टिंग मामले के बाद बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच एक बार फिर से सियासी जंग शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में सीआईडी ने बराकपुर के बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक मामले में नोटिस भेजा है। तो बीजेपी सांसद को 25 मई को जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। इससे पहले पुलिस ने पिछले साल अर्जुन सिंह के उत्तर 24 परगना जिले के भाटपारा स्थित आवास पर छापा मारा था। अर्जुन सिंह 2019 लोकसभा चुनाव से पहले टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। बाद में वो बैरकपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीतने में सफल रहे। नोटिस कल हुआ है, ये कोई नई बात इसके लिए हम लोग के लिए नहीं है। इस केस में बैरकपुर डीडी डिपार्टमेंट बहुत बार नोटिस किया है और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुझे रिलीफ दिया हुआ है। उसके बावजूद भी ममता बनर्जी जी के इंस्ट्रक्शन से सब हो रहा है। अब हम लोग एक ही रास्ता हम लोग को जाना होगा कि बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो सो कॉल्ड नेता हैं उनके खिलाफ इस तरह के मामले आते रहेंगे और इसके लिए हमें तैयार भी रहना होगा और सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी डालना होगा कि हमारे ये जो मामले हैं भारतवर्ष के किसी भी स्टेट में इसकी सुनवाई हो, क्योंकि बंगाल में जहां पर सीबीआई के दफ्तर में मुख्यमंत्री 6 घंटा बैठ सकता है, जहां पर कोर्ट में लॉ मिनिस्टर जा सकते हैं, तो वहां न्यायपालिका पर कितना या एजेंसी पर कितना दबाव बन सकता है, इसको कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी संज्ञान में लिया है। तो लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट में हमें जाना चाहिए और हम जाएंगे भी, ताकि हम इस सारे जो झूठे मामले किए जाएंगे भविष्य में, इस सब का विचार जो है। वहीं नारदा स्टिंग में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस के मंत्रियों और नेताओं को कलकत्ता हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत से मना कर दिया है। यह मामला बड़ी बेंच में जाएगा, लेकिन हाईकोर्ट ने सभी को नजरबंद रखने का आदेश दिया। यानी मंत्री फरहाद हकीम, मंत्री सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर सोवन चटर्जी हाउस अरेस्ट यानी कि नजरबंद रहेंगे। हालांकि टीएमसी नेताओं की ओर से दलील रख रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने हाउस अरेस्ट पर स्टे की मांग की है और इसी बीच चारों नेताओं की जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाले बेंच में एक जज जस्टिस अरिजीत बनर्जी ने अंतरिम जमानत देने पर रजामंदी दे दी है, लेकिन कार्यवाहक चीफ जस्टिस राजेश बिंदल ने हाउस अरेस्ट का आदेश दिया। कोरोना के साथ ब्लैक फंगस देश के सामने एक नई चुनौती बनता जा रहा है। दिल्ली में इसके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शुक्रवार को सुबह बताया कि दिल्ली में ब्लैक फंगस के 197 मामले दर्ज किए गए हैं। सत्येंद्र जैन ने नागरिकों को सलाह दी है कि ब्लैक फंगस की पुष्टि होने पर अपने आप दवा का सेवन ना करें, बल्कि डॉक्टरों से सलाह करें। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। 3231 पॉजिटिव केसेज आए, पॉजिटिविटी रेट रहा 5.5%। जो हाईएस्ट केस थे 28,000 एक दिन में गए थे, अब वो कम होते हुए 3,000 के आसपास आ गए हैं
और पॉजिटिविटी जो कि 36% तक चली गई थी वो कम होके अब 5% के पास आ गई है। थोड़ा सा राहत की बात है, परंतु मैं सबसे कहना चाहूँगा बिल्कुल भी इसको लाइटली ना लें। अगर लाइटली लेंगे तो जैसे पहले था कि भाई 2-3 महीने बिल्कुल केस नहीं आए थे, उसके बढ़ रहे थे, और अभी भी देखिएगा 3000 केस भी हमारे को कम लग रहे हैं क्योंकि 28,000 से नीचे आए हैं। पर जब डेली 200 केस 300 केस आ रहे थे तो तब 1000 होना भी बहुत ज़्यादा लगा था। 3000 भी कम नहीं होते, काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इनको अभी और अच्छी तरह से कम होना चाहिए और सभी लोगों का मतलब इसको कोरोना का जो भी अप्रोप्रिएट बिहेवियर है सबको करने की आवश्यकता है। घर से जब भी निकले, आजकल तो लॉकडाउन है, निकलने की आवश्यकता नहीं है। कोई सब्जी वगैरह लेने जाते हैं, कुछ भी जाते हैं, तो मास्क जरूर लगाएं, सबसे इंपॉर्टेंट है मास्क लगाना। 197 केसेस दिल्ली में एडमिटेड थे सभी अस्पतालों में मिलाकर, और 197 में दिल्ली के पेशेंट भी थे, दिल्ली से बाहर के पेशेंट भी थे। ब्लैक फंगस के बारे में देखो, मैं थोड़ा सा आगाह करना चाहूँगा जनता को। ब्लैक फंगस 2 कारणों से हो रहा है। एक तो है कि ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ना, और दूसरा है स्टीरॉयड्स की वजह से इम्यूनिटी का कम होना। पहली चीज़, स्टीरॉयड डॉक्टर की सलाह से ही लें, बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल ना लें। डॉक्टर ने जब बंद कर दिए हैं उसके बाद बिल्कुल ना लें। कई सारे लोग हैं घर जाने के बाद भी कई दिन तक दोबारा लेते रहते हैं, बिल्कुल ना लें, बहुत खतरनाक है। होता क्या है, जब भी आप स्टीरॉयड लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, जीरो हो जाती है। ब्लैक फंगस एनवायरनमेंट में होता है। ये फंगस जो है मिट्टी में, खासतौर से कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर, और जो सड़ने वाली चीज़ें होती हैं, घर के अंदर कोई भी चीज़ सड़ रही है तो उसके अंदर फंगस हो सकता है। हेल्दी इंसान को इसका कोई असर नहीं पड़ता है। जिनकी इम्यूनिटी स्टीरॉयड लेने से कम हो गई है उनको होने के चांसेस रहते हैं। तो पहली चीज़, जिन लोगों को स्टीरॉयड दिए गए हैं, स्टीरॉयड बंद होने के लगभग 1 सप्ताह तक पूरी तरह सतर्क रहे, इनके संपर्क में ना आए, घर से बाहर ना निकले, कम से कम लोगों से मिले, ना मिले ज़्यादा लोगों से। और शुगर लेवल, सेकंड चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी वायरस, कोई भी फंगस, कोई भी बैक्टीरिया, जब शरीर के अंदर ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तो एकदम से मल्टीप्लाई करता है बहुत तेज़ी से। तो हमको हर तरीके से दवाई लेकर भी जैसे भी करना है उसको कम करना है। कई सारे लोगों को ये है, डायबिटिक जो है खासतौर से, वो पहले गोली लेते थे, स्टीरॉयड लेने से उनका एकदम से शूटअप कर गया और ज़्यादा शूटअप कर गया। डॉक्टर ने सलाह दी कि भाई आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। हॉस्पिटल में तो लगाते हैं, जब घर चले जाते हैं तो वो छोड़ देते हैं, इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, वो गोली पे रहते हैं। इतना बड़ा रिस्क ना लें, पूरे देश में दिक्कत है। इसकी जो दवाई है, उस दवाई के लिए केंद्र सरकार ने उसको कंट्रोल किया है। केंद्र सरकार सबको कोटे के हिसाब से दे रही है। दिल्ली को अभी उन्होंने 2000 के लिए कहा है देने के लिए, जैसी चीज़ मिलेगी हम अस्पतालों को दे रहे हैं, हॉस्पिटल्स को दे रहे हैं। ये प्राइवेट में, घरों में इसका इलाज नहीं हो सकता है, तो एडमिटेड पेशेंट का ये इलाज होगा, उनको हम दे रहे हैं। सर, एक शिकायत आ रही है के अंदर देखिएगा 44 ईयर्स तक, 18 से 44 तक की कोवैक्सीन तो कई दिन पहले खत्म हो गई थी, कोविशील्ड भी खत्म हो रही है, कई सारे सेंटर आज से बंद हो रहे हैं। सर, आप 150 सेंटर बताया गया, हाँ जी, जो बंद हो रहे हैं। सर, क्या उस केंद्र से अभी तक कोई बात हुई है? क्योंकि 65,000 के करीब जो डोजेज हैं वो आपके पास बताया जा रहा है ऑफिशियल की बची हुई है। नहीं, हमारा एक दिन में लग जाएगी ना। हाँ जी, जो भी लगे, देखो आपको फिर से बताऊं कि इसको ये कह रहे हैं कि भाई अगर वैक्सीन हमारे को 1 लाख मिली तो 1 लाख तो एक दिन में लग जाएगी, उसके बाद नहीं लगेगी ना, खत्म हो जाएगी। उसको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमारा है, बहुत बढ़िया नेटवर्क है, हम तो एक दिन के अंदर 3-4 लाख भी लगा सकते हैं। और हमने रिक्वेस्ट किया कि अगर हमारे को दे दी जाए तो दिल्ली के अंदर बहुत तेजी से हम लगा देंगे। सर, केंद्र ने जो शेड्यूल दिया था 15 दिन का, वो आप लोगों को मिला है? कितने शेड्यूल के अंदर तो बहुत थोड़ी सी है ना, मतलब वो वैक्सीन जितनी देते हैं आप 1 महीने के अंदर, उतनी तो 4 से 5 दिन की वैक्सीन है वो। और खबर दोपहर में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है
जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद खबर दोपहर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में हर कोई भयभीत है। कोरोना संकट के भय से अब अंधविश्वास का दौर शुरू हो चुका है। कोरोना की तबाही से परेशान लोग अब धर्म कर्म के जरिए इस महामारी से मुक्ति पाने की कामना करने लगे हैं। एक ऐसा ही मामला तमिलनाडु के कोयम्बटूर से सामने आया। यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर में लोग कोरोना देवी की मूर्ति बनाकर उसकी सुबह शाम विधि विधान के साथ पूजा कर रहे हैं। ये मंदिर तमिलनाडु के कोयम्बटूर के कामचीपुरी अधिनाम का मंदिर है, जहां पर कोरोना देवी को मूर्ति के रूप में आकृति देकर पूजा की जा रही है। और आपको बता दें कि तमिलनाडु में ऐसे कई देवता हैं। उदाहरण के लिए कोयम्बटूर में प्लेग मरियम्मन मंदिर। लोगों का मानना था कि देवताओं ने अतीत में प्लेग और हैजा के प्रकोप के दौरान नागरिकों की रक्षा की थी। कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर कामचीपुरी अधिनाम में 48 दिनों के लिए मूर्ति बनाने और विशेष पूजा करने के लिए ग्रेनाइट का उपयोग करने का निर्णय लिया है और महायज्ञ आयोजित किया जाएगा, जिसके दौरान लोगों को मंदिर में पूजा अर्चना करने की अनुमति नहीं होगी। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने महामारी को लेकर कहा है कि राज्य में दवाओं की कमी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को लेकर सरकार को सोचना चाहिए। इसका खतरा पूरे देश में बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में लगभग 1500 केस हैं और देश के सभी राज्यों में ये केस डिटेक्ट हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने इसे नोटिफाइड बीमारी घोषित करने के लिए कहा है, लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत है कि राज्यों ने टास्क फोर्स बनाया, राज्यों ने इंतजाम किया है। जो एक बड़ी परेशानी है, इसको लेके जो इंजेक्शन इलाज का है वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। एक एक पेशेंट को 20 से लेके 40-50 इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। महाराष्ट्र ने तो मुफ्त में इलाज का ऐलान कर दिया, लेकिन जितने इंजेक्शन दवाई बनाने वाली कंपनियां हमें सप्लाई करना चाहिए था, वे नहीं कर रही हैं। किसानों का आंदोलन स्थगित करना चाहिए। 2 कोरोना के केसेस वहाँ पे डिटेक्ट हुए हैं। निश्चित रूप से किसानों की जान इस सबसे ऊपर है। सारे संगठन बैठे तय करें किस तरह से आगे जाना है, लेकिन जो भी आंदोलन में सहभागी किसान आज वहाँ पे है, कम से कम सभी किसानों की RT-PCR जांच करें। अगर कोई उसमें पॉजिटिव है तो उसे अलग किया जाए, इलाज किया जाए। हर वो कदम जो लोगों की जान बचाने के लिए जरूरी है उठाना चाहिए। सभी किसान संगठन बैठ के इस पे कोई संयुक्त रूप से निर्णय करें। और देश भर में व्याप्त कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच में अब ब्लैक फंगस नामक बीमारी भी पैर पसारने लगी है। इस फंगल इन्फेक्शन के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राज्यों को पत्र लिखकर कहा गया है कि वो ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करें। महाराष्ट्र में भी ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। यहाँ अब तक इस बीमारी के करीब 2000 से ज्यादा केस दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि 90 मरीजों की जान जा चुकी है। और इसी बीच बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं की कीमतों को कम करने की जरूरत को ध्यान में रखने को कहा है। साथ ही संक्रमण के इलाज के लिए जरूरी दवाओं के उत्पादन और वितरण को नियमित करने को कहा गया है।
केंद्र सरकार ने 5 और कंपनियों को ब्लैक फंगस के इलाज की दवा बनाने की परमिशन दे दी है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट किया कि कई राज्यों में कुछ कोविड-19 रोगियों को प्रभावित करने वाले अवसरवादी फंगल संक्रमण के इलाज करने वाली दवाओं की कमी को जल्द हल कर लिया जाएगा। और उन्होंने लिखा है कि ब्लैक फंगस का इलाज करने वाली दवा जो है उसकी कमी को जल्द दूर किया जाए। 3 दिनों के अंदर मौजूदा 6 फार्मा कंपनियों के अलावा 5 और फार्मा कंपनियों को भारत में उसके उत्पादन के लिए नई दवा की मंजूरी मिल गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार तमाम जिलों के दौरे कर रहे हैं और इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं आपको। योगी जी केवल दिखावा कर रहे हैं। जो इंतजाम उनको अभी भी करने चाहिए उससे पूरी तरह मरहूम है। विधायकों ने तो अपनी विधायक निधि दे दी, तमाम सामाजिक संगठनों ने सरकार की मदद की, अस्पतालों को पूरी तरह सुव्यवस्थित करने में अपना पूरा मदद किया। लेकिन मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि सरकार से कितने रुपए उन अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण के लिए या जो भी इक्विपमेंट हो या जरूरत की चीजें हो उसके लिए कितना धन उन्होंने जारी किया है। केवल दिखावा, लोगों के बीच में जाकर फोटो खिंचवा लेना अच्छा है। वैक्सीनेशन जो सबसे अचूक मंत्र है, अब तक मात्र 4.25% ही उत्तर प्रदेश के लोगों को लग पाया है। 23 जनपदों में मात्र 18 से 45 वर्ष के लोगों को वैक्सीनेशन की व्यवस्था है और बाकी जो बचे हुए लोग हैं अन्य जनपदों के, उनके लिए क्या व्यवस्था है उत्तर प्रदेश जानना चाहता है। सरकार केवल हेडिंग मैनेजमेंट और दिखावे में मशगूल है। आम आदमी से सरकार का कोई लेना देना नहीं। कि मृत्यु दर जो तेजी के साथ बढ़ रहा है अपने आप में एक चिंताजनक स्थिति है। गांवों में अभी भी आरटीपीसीआर की जांच नहीं हो रही। जो तात्कालिक जांच है बस उसी जांच को करके रैंडमली जांच करके यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कोविड है कि नहीं है। जब तक आरटीपीसीआर की जांचें नहीं होंगी, क्रॉस ट्रेसिंग की व्यवस्था नहीं होगी और ज्यादा से ज्यादा कैंपों लगाकर उस गांव के सुरक्षा हेतु बड़े पैमाने पर कार्यक्रम नहीं चलाया जाएगा, तब तक मैं समझता हूं कि इस लड़ाई से हम जीत नहीं सकते। प्रधानमंत्री जी जब समय था तो चुनाव में व्यस्त थे। वैक्सीनेशन देश के लोगों को होना चाहिए तो दूसरे देशों में भेज दिया वैक्सीन। आज जो संसाधन जुटाने थे उसके बारे में कोई जवाब नहीं। पीएम केयर फंड के बारे में सरकार के पास कोई जवाब नहीं। तो केवल प्रधानमंत्री जी इवेंट मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। देश के लिए जो कार्य करने चाहिए, मैं समझता हूं कि इनका चेहरा देश की जनता के सामने खुल चुका है, बेनकाब हो चुके हैं प्रधानमंत्री जी। जिलाधिकारी किसी भी प्रदेश के लिए, जनपद के लिए सर्वोच्च नहीं हो सकता। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भी हैं और एक जनता की चुनी हुई सरकार है और कोई भी प्रधानमंत्री जी को मैं समझता हूं, ये मैं तो एक सलाह दे सकता हूं, बाकी प्रधानमंत्री जी सबसे बड़े इस देश के पद पर बैठे हुए हैं, कि उनको चर्चा करनी चाहिए, वार्ता करनी चाहिए तो वहाँ के स्थानीय मंत्रियों से, वहाँ के मुख्यमंत्री से और जनप्रतिनिधियों से। अधिकारी तो केवल आंकड़े बताने में मशगूल रहता है और जो स्थलीय और स्थानीय निरीक्षण जनप्रतिनिधि करता है, क्योंकि जनता के विश्वास के लिए जनप्रतिनिधि का चुनाव होता है। तो जो ममता बनर्जी जी का कथन है, निश्चित तौर से अधिकारियों को बजाय प्रधानमंत्री जी को मुख्यमंत्री जी और वहाँ के मंत्रिमंडल और विधायकों से बात करना चाहिए था। कल उत्तर प्रदेश में मैं बाराबंकी जा रहा था, हमारे साथ पीएल पुनिया जी थे, नसमुद्दीन सिद्दीकी साहब थे, जो हमारे पूर्व विधायक हैं अमेठी के श्री राधेश्याम जी, वो जा रहे थे। जिस तरह सरकार ने दमनपूर्ण
रवैया अपनाया, हम लोगों को रास्ते में रोक दिया गया। 100 बरस पुरानी मस्जिद जो वहाँ के खतौनी में पहले से दर्ज है, जिसका मुकदमा सम्मानित उच्च न्यायालय में चल रहा है। उच्च न्यायालय ने कहा कि जिलाधिकारी इसका पूरा जांच ब्यौरा देखें, इसको सुने, उसके बाद कोई निर्णय लें। बिना दीवानी न्यायालय के कोई भवन नहीं तोड़ा जा सकता, और वहां के एसडीएम ने अवैध तरीके से लोगों के भवन को तोड़वाकर उनके आस्था और विश्वास के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। ऐसे में उस एसडीएम के खिलाफ गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और जो 100 वर्ष से स्थापित वहाँ मस्जिद थी उसका निर्माण भी होना चाहिए। सिटिंग हाई कोर्ट के जज से पूरे घटना की जांच हो। और खबर दोपहर में एक ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया, जल्द हाजिर होंगे। देख रहे हैं आप, नाम आपका सरफराज राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं कुछ और खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कोरोना के हालात पर केंद्र और राज्य सरकार को निशाने पर लिया। इसके अलावा भी उन्होंने तमाम मसलों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री जी हवाई दौड़ा कर रहे हैं, सारी बातें हवा में हो रही हैं, समस्या का समाधान भी हवा में हो रहा है, फिर हवा में उड़ जाते हैं, फिर सब बातें हवाई हो जाती हैं। गांव में वही दुर्दशा देखने को मिलती है, ना वहाँ पे ऑक्सीजन की व्यवस्था है, ना दवा की व्यवस्था है, ना किसी तरह की एम्बुलेंस की व्यवस्था है। लोग परेशान हैं, लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं। अंत में उच्च न्यायालय को कहना पड़ता है गांव कस्बे की हालत भगवान भरोसे चल रही है। यही तो समझ में नहीं आ रहा है कहाँ सब गोलमाल है भाई। जब 4 लाख करीब आते थे 24 घंटे में केसेस, तब भी करीब 4000 लोगों की मौतें हो रही थी। आज जबकि 2.5 लाख 24 घंटे में आ रहे, तब भी 4000 लोगों की मौतें हो रही। इसके मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। सरकार कम से कम आंकड़ों से कलाबाजी ना करे, ये लोगों की जिंदगी की बात है। से पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि साल भर पहले से कर क्या रही थी? अगर आपने सही व्यवस्था समय रहते कर दी होती, समय रहते यहाँ पे ऑक्सीजन की व्यवस्था या हॉस्पिटल या बेड की, एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने देश में कर दी होती, तो शायद आज देश को कोरोना काल से जूझना न पड़ता और सही समय पे लोगों को वैक्सीन की व्यवस्था हो गई होती, तो आज ये भयावह स्थिति गांव में भी देखने को नहीं मिलती। तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से ना भागे, सरकार अपनी गलती को भी कबूल करे। ममता जी, ये पहली बार ममता जी ने नहीं बोला है। इसके पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बोल चुके हैं कि प्रधानमंत्री जी अपनी मन की बात करते हैं। तो मेरा सजेशन तो यही है, मेरा मानना यही है कि संवाद होना चाहिए, आपस में विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए।
जब संवाद होगा, विचारों का आदान प्रदान होगा, तभी समस्या का समाधान हो पाएगा। देखिए, जिस तरह का माहौल देश में है और जिस तरह का लोग कोविड से ग्रस्त हो रहे हैं, तो मेरा यही मानना है कि जो फैसला देश हित में हो, समाज हित में हो, वो फैसला स्वागत। जिस तरह से कोरोना के बाद और कोरोना से उत्पन्न जो ब्लैक फंगस की बीमारी है, ये वाकई बहुत खतरनाक बीमारी है। इसको केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को इसको सीरियसली लेना चाहिए और इसके बारे में जितनी अच्छी दवाएं हों, दवा जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में और मरीज को तक पहुंचे, ये व्यवस्था सरकार को करनी बहुत जरूरी है। तभी इससे कोविड-19 रोगियों की मदद के लिए कलबुर्गी सिटी कॉर्पोरेशन में 24/7 ऑटो एम्बुलेंस सेवाएं शुरू की गई है। ऑटो रिक्शा एम्बुलेंस कोविड पॉजिटिव मरीजों को अस्पतालों में मुफ्त में पहुंचाएंगे। और आपको बता दें कि 3 ऑटो रिक्शा दिन में और रात में चलते हैं। कलबुर्गी नगर निगम आयुक्त का कहना है कि कभी कभी एम्बुलेंस समय पर नहीं मिलती है, जिससे हमारी मुफ्त सेवा से लोगों को तुरंत मदद मिल सकती है। Intention of this initiative is that there are many COVID positive patients who are not able to get any public transport to go to hospitals. Although we have ambulances, but sometimes these ambulances they are already busy and they are not able to reach on time. So to provide a timely services to these people for going to hospitals, we have provided these auto ambulances. The service is that whenever there is a need for a patient from any area in the city to go to a hospital, if he is a COVID positive patient, he can call these auto ambulances and they'll immediately come to their home and deliver and get them to hospital free of cost. The service will be 24 hours. 3 autos will be deployed. पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया है, कोविड-19 के चलते अपनों को खोने वाले बच्चों को सरकारी संस्थानों में ग्रेजुएट होने तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। बकौल मुख्यमंत्री, ऐसे बच्चे और वे परिवार जिनमें घर की जिम्मेदारी संभालने वाले सदस्य की मौत हुई, उन्हें 1500 प्रतिमाह और मुफ्त राशन मिलेगा। साथ ही लड़कियों को आशीर्वाद योजना से शादी के समय तकरीबन 51,000 रुपए मिलेंगे। आपको बता दें कि देश के बाकी राज्यों के मुकाबले पंजाब में कोरोना को काफी हद तक कंट्रोल करने में सरकार को कामयाबी हासिल हुई है। तेलंगाना राज्य के ट्रैफिक पुलिस वाले ने अपनी करुणामयी हरकत से लोगों का दिल जीत लिया, जब उन्होंने अपना खाना उन 2 भूखे बच्चों को दे दिया जो सड़क पर भीख मांग रहे थे। पास के पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन के सुरुपंगी महेश कुमार हैदराबाद के सोमाजीगुड़ा में ड्यूटी पर थे। जब रात 11 बजे के कुछ देर बाद उन्होंने गरीब भूखे बच्चों को खाने की तलाश में देखा। फिर वो दशक से अधिक समय से सेवा दे रहे थे। पुलिसकर्मी उनके पास थोड़ी देर के लिए बैठे और भूखे बच्चों को अपना लंच बॉक्स दे दिया। उन्होंने कहा, कोई भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं था। मैं अपने आप को रोक नहीं सका और अपना रात का खाना निकालकर बच्चों को दे दिया। एक्चुअली उस दिन रात में मैं पेट्रोलिंग कर रहा था ये रूट में, राजभवन टूवर्ड्स यशोदा रूट में। तो 7:30 7:45 के बीच में तकरीबन वो टाइम में जो बच्चों उनके साथ में उनके पिताजी थे, मैं उनको पूछा कि आप यूँ कहीं को बैठे, तो बताते कि बोलते हैं कि हम खाने के वास्ते बैठे सब, मेरे पेट ग्रीन लाइन्स एरिया पेटते हुए इधर आ गए हम लोग, हाँ खाने के वास्ते इधर आया बोल के पूछे। प्लेट के बारे में पूछा था, मैं उनको पूछे तो प्लेट नहीं है बोल के बोले। तो मैं उन लोग को 2 मिनट रह जाइए, वहाँ पे प्लेट लेके आ रहा हूँ बोल के। यशोदा हॉस्पिटल में कैंटीन है, इसके अंदर नीचे जाके उन लोग को रिक्वेस्ट करा तो 2 प्लेट दिए। प्लेट लगाने के बाद में लोग जा रहे थे, रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ जा रहे थे। मैं उन लोगों को ऑब्जर्व करके रोड आगे से यूटर्न ले लेके उनके पास गया, जाके मैं उनको मेरे वास्ते ला सका ना उनको दिया, क्योंकि वो टाइम पे मेरे से ज़्यादा उनको ज़रूरत थी खाना। और ये लॉकडाउन टाइम में खाना नहीं मिल रहा था और उनको देखे तो मेरे को पैसा की लगा, क्योंकि मेरे को भी एक बच्ची है, छोटे बच्चे, खाना नहीं रहा तो कैसा रहता मेरे को थोड़ा मालूम है। इंसानियत के नाते दे दिया, खाना खिलाया बच्चों को, बस बहुत खुशी हुई। कुछ है तो सामने वालों का भी देखो, देखभाल करो जितना भी हो सका, अपने पास कितना रहता है उसमें थोड़ा बहुत सामने वालों को भी देना बोल के मेरा।
ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी मामले में गिरफ्तार रेस्तरां कारोबारी नवनीत कालरा से क्राइम ब्रांच ने लगातार 3 दिनों तक चाणक्यपुर स्थित इंटरेस्टेड सेल के ऑफिस में रखकर सघन पूछताछ की और अहम सबूत जुटाए हैं। गुरुग्राम के सोहना से गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसे पूछताछ के रिमांड पर लिया। कालरा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने भी मनी लॉन्ड्रिंग की धारा में केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस के मुकदमे को ही प्रवर्तन निदेशालय ने अपने केस का आधार बनाया। ईडी अब कालरा के बैंक खातों की पड़ताल कर पता लगाएगी कि कंसंट्रेटर की कालाबाजारी में कितने पैसे आए। रिमांड पर लेने के दौरान पहले उसे छतरपुर स्थित उसके फार्म हाउस, ओखला स्थित ऑफिस, खान मार्केट स्थित खान चाचा और टाउन हॉल रेस्टोरेंट और दयाल ऑप्टिकल्स ले जाया गया और बाद में उसे उसके साले समर कुरैशी के गुरुग्राम सोहना स्थित करण की खरेली गांव में बने आलिशान वाटिका सिटी फार्म हाउस ले जाया गया। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक आज डीजल की कीमत 28 से 30 पैसे तो वहीं पेट्रोल की कीमत भी 14 से 19 पैसे तक बढ़ गई है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 19 पैसे बढ़कर 93.4 रुपए और डीजल 29 पैसे बढ़कर 83.80 रुपए प्रति लीटर हो गया है। देश के सभी शहरों में पेट्रोल और डीजल के रेट ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं। केवल मई के महीने में अब तक दिल्ली में पेट्रोल 2 रुपए 69 पैसे और डीजल 3 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। मुंबई में पेट्रोल शतक के करीब पहुंच चुका है। आज यहां पर पेट्रोल का दाम 99.32 रुपए और डीजल का दाम 91.1 रुपए प्रति लीटर दर्ज किया गया। हाल ही में बंगाल समेत अन्य राज्यों में चुनाव के नतीजे आने के बाद से देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मई में पेट्रोल और डीजल अब तक 11 बार महंगा हो चुका है। आपको बता दें कि इस दौरान अब तक दिल्ली में पेट्रोल 2.69 रुपए और डीजल 3.7 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। सर, उस पर बहुत असर पड़ रहा है। आदमी को अपनी रोजी रोटी घर में चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है आज की डेट में। काम नहीं है तो फिर पैसे नहीं है तो फिर ये कहाँ से महंगाई जो है कवर कर पाएंगे हम लोग। असर तो सर बहुत पड़ रहा है। पेट्रोल जब से फरवरी से पेट्रोल के रेट बढ़ते जा रहे हैं। 500 रुपये इनकम होती है हमारी डेली की, तो उसमें अगर हम 100 रुपये लीटर पेट्रोल डलाएंगे तो फिर कैसे बजट बनेगा। एक आम आदमी अपने महीने का पूरा बजट बना के चलता है। हाँ जी। अब वहीं पेट्रोल का दाम बढ़ते जा रहे हैं, इस पर कितना असर पड़ने वाला? सर, इस पे असर तो पड़ ही रहा है, दिन पे दिन रेट बढ़ रहे हैं। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन समाज की अपूर्णीय क्षति है। पर्यावरण संरक्षण हेतु आपके द्वारा किए गए प्रयास प्रेरणास्पद है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने परम धाम में स्थान और शोकाकुल परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, चिपको आंदोलन के प्रणेता रहे सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया है और इस मामले पर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है और आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर वो ट्वीट भी देख सकते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा है कि प्रख्यात पर्यावरणविद श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन समाज की अपूर्णीय क्षति है। पर्यावरण संरक्षण हेतु आपके द्वारा किए गए प्रयास प्रेरणास्पद है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने परम धाम ये दुख सहन करने की शक्ति दे। आपको जानकारी दे दें, चिपको आंदोलन के प्रणेता रहे सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि डायबिटीज के साथ वे कोविड निमोनिया से पीड़ित थे। उत्तराखंड बीजेपी ने जहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना संकट को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिस कथित टूलकिट को लेकर कांग्रेस पर हमलावर थी, उसे लेकर अब ट्विटर ने बड़ा कदम उठाया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने 18 मई को एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने एक डॉक्यूमेंट को कांग्रेस का टूलकिट बताते हुए आरोप लगाया था कि वो प्रधानमंत्री मोदी की छवि बिगाड़ने का काम कर रही है। अब ट्विटर ने इस ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया बताया है।
टूल किट को लेकर किया गया बीजेपी प्रवक्ता का जो दावा था वास्तविक रूप से सही नहीं है। दरअसल उस ट्वीट में पात्रा ने दावा किया था कि कांग्रेस एक PR एक्सरसाइज कर रही है, जिसके जरिए कुछ बुद्धिजीवियों की मदद से सरकार के खिलाफ माहौल बनवाने की कोशिश की जा रही है। ट्विटर की पॉलिसी के मुताबिक अगर किसी ट्वीट में साझा की गई जानकारी सही नहीं है, उसका सोर्स भी सटीक नहीं है, तो इस तरह का लेबल लगाया जाता है। लॉकडाउन के बीच दिल्ली के कीर्तिनगर में झुग्गियों में रहने वाले दर्जनों परिवार पर गुरुवार रात कहर बनकर टूटी कीर्तिनगर की टिम्बर मार्केट के पीछे बनी झुग्गियों में अचानक से आग लग गई। रात के 11 बजे शुरू हुई आग की लपटों ने एकाएक 100 से ज्यादा झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। जानकारी के मुताबिक इसमें लकड़ी फर्नीचर का काम होता था और यही वजह है कि आग बेकाबू हो गई। आग इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड मौके तक पहुंचने में पसीने उसके छूट गए। तंग गलियों की वजह से 1 किलोमीटर लंबे पाइप के जरिए 45 से ज्यादा फायर टेंडर आग को काबू करने में लग गए। 4-5 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन दर्जनों परिवारों के सिर से छत छिन गई। ये 3:03 पे हमें इतला मिली थी फायर कंट्रोल रूम में, और इसकी कैटेगरी को बढ़ा दिया गया 3:20 पर, और 3:40 पर इसको सीरियस कैटेगरी घोषित किया गया था, क्योंकि पीछे झुग्गियां थी, झुग्गियों से फायर, उसमें LPG के सिलेंडर थे, उसमें ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से ये आग इन बिल्डिंगों पे फैल गई। और इसके बाद इसको चारों तरफ से हमने कई ब्रांच लगा के इसको घेरा डाला और इसको फायर अंडर कंट्रोल कर दिया। तूफान की सक्रियता के चलते दिल्ली NCR में शुक्रवार सुबह कई इलाकों में बारिश हुई, जिसके चलते जल भराव लोगों को परेशान कर रहा है। और इसी कड़ी में MB रोड पर स्थित प्रहलादपुर रेलवे अंडरपास में बुधवार को दिन भर हुई बारिश के कारण पानी भर जाने से गुरुवार को भी ये मार्ग बंद रहा। ये शुक्रवार को भी सामान्य नहीं हो पाया। ये स्थिति कई अन्य जगहों पर भी है। गुरुग्राम में भी कई जगहों पर जलभराव की सूचना है। इस मार्ग से नोएडा, फरीदाबाद, मेहरौली, ओखला आने वाले लोगों को काफी परेशानी हुई। लोगों का कहना है कि उनकी बार बार शिकायत के बावजूद इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है अभी तक। और वहीं महिपालपुर से IGI एयरपोर्ट जाने वाले अंडरपास में भी पानी भर गया है। इस कारण कई लोगों की गाड़ियां इसमें फंस गई हैं। जगह जगह हुए जलभराव के कारण लोग परेशान होते रहे। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANP न्यूज।